Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about the fallibilistic method जो कि कार्ल पॉपर का है. कार्ल पॉपर एक बहुत फेमस भी फिलोसोफर है और कुछ इनकी बहुत डिफरेंट सी अप्रोच है. ठीक है, ही ये बात जिस नॉर्मली फिलोसोफर्स हैं वो किसी चीज़ को प्रूव करने पे लगे होते हैं, ये उनसे बहुत हटकर हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि कार्ल पॉपर की थ्योरी क्या है, फिलोसफी क्या है और ये किस तरह काम करते हैं. पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फैलिबिलिज्म एंड इनफैलिबिलिज्म. अगर हम इसका मतलब देखें तो फैलिबिलिज्म वो चीज़ होती है जिसको हम जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं हैं. ठीक है, जो गलत भी हो सकती है. और इनफैलिबिलिज्म होता है जो कि एरर से बिल्कुल ख़त्म या पाक होती है, मावरा होती है. ठीक है, विच कैन नॉट बी रॉन्ग और विच इज़ ऑलवेज सर्टेन एंड ट्रू. तो फैलिबिलिज्म क्या है? नो सिंथेटिक प्रोपोजिशन इज इनफैलिबल. ठीक है, फैलिबिलिस्ट कहते हैं कि कोई भी जो सिंथेटिक प्रोपोजिशन है, सिंथेटिक कौन सी, जो एक्सपीरियंस से आती है, एम्पिरिकल नॉलेज आता है, वो इनफैलिबल नहीं हो सकता. इनफैलिबल यानी कि सर्टन नहीं हो सकता. आई मीन्स एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. तो वो कह रहे हैं कि कोई भी सिंथेटिक प्रोपोजिशन जो है वह एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं है. एम्पिरिकल नॉलेज कैन नॉट बी एब्सोल्युटली सर्टेन. We have problem of sensations, problem of induction and problem of theory ladeness. इसी तरह infallibilism वाले क्या कहते हैं कि जो synthetic proposition है they can be infallible, कि हमें certain truth मिल सकता है. ठीक है, empirical knowledge can be absolutely certain, there is no problem of sensation, induction or theory ladeness. So ये दो different जो है point of views हैं. फैलिबिलिज्म एक्चुअली में होता क्या, हम पहले थोड़ा सा फैलिबिलिज्म देखेंगे, फिर हम कार्ल पॉपर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने कैसे काम किया है. सो फैलिबिलिस्ट एक्सेप्ट दैट आवर theories may well turn out to be wrong seems reasonable. ठीक है, नॉर्मली तो हम चीज़ों को राइट प्रूव करने पे लगे होते हैं ना, कि एवरीथिंग शुड बी राइट. ठीक है, हमें रॉन्ग की बात नहीं करते कि हम किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूव करें, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि थेरीज जो है वो रॉन्ग भी हो सकती हैं. Scientists can sometimes even predict based on their theory the sorts of circumstances in which it's likely to fail. ठीक है, कुछ ऐसे circumstances होते हैं कि उन circumstances में वो theory fail कर सकती है. But fallibilism does not imply that we have no grounds for accepting our present theories. ठीक है, हमारी जो present theories है ना उसको fallibilist नहीं मानते. It only implies that we suspect that they may not turn out to be completely true. वो सिर्फ फैलिबिलिस्ट बात करते हैं कि जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग थेरीज हैं, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग थेरीज हैं, दे माइट नॉट बी ट्रू. ठीक है, दे माइट नॉट बी ट्रू, ये बात करते हैं फैलिबिलिस्ट. सो कार्ल्स पॉपर फिलोसफी ऑफ साइंस. अब इनकी, क्योंकि दैट इज अ फिलोसफी ऑफ साइंस, अब हम देखते हैं कि इनकी क्या है. Almost everyone is familiar with the classical method of reasoning known as modus ponens. It's a Latin word, maybe I'm not pronouncing it correct. So modus ponens, okay, इसका मतलब होता है to affirm. ठीक है, आप किसी चीज़ को affirm कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल हमारे पास है जी. If Socrates is a man, then Socrates is mortal. Socrates is a man, so Socrates is mortal. Now we are affirming here. ठीक है, यहाँ पे affirmation हो रही है. affirm करें हम तो यहाँ पे किसी चीज़ को हम true साबित करने की बात करें. If A is true, ठीक है, if A is true, then B is true. See, ये वाली situation है. तो अब हम नेक्स्ट एक दो इसमें इनके मेथड्स हैं. एक है जी modus ponens and the other one is modus tollens. So
इन्होंने दो थेरीज बताई हैं, लाइक फिलोसफी में या साइंस में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक मोरिस पोनेंस है, एक मोरिस टॉलेंस है। इसमें आप टॉलेंस में क्या करते हैं, आप चीज़ों को जो है डिसप्रूव करते हैं, ठीक है। या कह लें कि इधर आप डिनाई करते हैं। If Socrates is a god, Socrates is immortal. Socrates is not immortal, ठीक है, not की बात आ गई, so he's not a god. यहाँ पे अब not की बात, you are denying things. Modus tollens में you are denying things and modus ponens में you are accepting things, affirm कर रहे हैं आप। तो ये दो तरीके हैं आपके किसी भी थ्योरी को प्रूफ और डिसप्रूफ करने के लिए, या किसी भी साइंटिफिक चीज़ के लिए आपके पास दो चीज़ें आती हैं। गॉट इट? So Karl Popper's philosophy of science uses modus tollens, ठीक है, इन्होंने modus tollens को यूज किया as a central method of disconfirming or falsifying scientific hypothesis. Scientists start with a current scientific theory and use the usual methods of deductive reasoning to derive specific conclusion of which some are predictions. आपको पता है डिडक्टिव रीजनिंग जब होती है तो हम कुछ प्रिडिक्शंस लेते हैं, उस प्रिडिक्शन को लेके पहले हमारे पास एक थ्योरी आती है, ठीक है, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। थ्योरी आती है, थ्योरी पे आप प्रिडिक्शंस लेते हैं, प्रिडिक्शन को आप टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आप कंक्लूड करते हैं, सही। तो आप एक जेनेरिक से बेसिक की तरफ या आप पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं और आपने थ्योरी को लेकर चलना है। थ्योरी को लेकर आप एक जनरल, आपके पास एक आगे एक्सियम, आगे प्रोपोजिशन आगे, अब आपने उसको प्रूव या डिसप्रूव करना है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में इट्स ऑलवेज ट्रू, यहाँ पे तो फॉल्स की बात ही नहीं हम करते ना, मैथ्स की बात हो रही है तो इट्स लाइक 2 + 2 = 4, ये तो हम ट्रू, लाइक हमने इसको हर हाल में प्रूव ही करना है, राइट, कि अगर आपके पास प्रोपोजिशन 1 है दैट इज ट्रू और प्रोपोजिशन 2 है दैट इज ट्रू, तो आपका जो कंक्लूजन होगा इट मस्ट बी ट्रू। अब इसमें से कोई एक फॉल्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशन 2 जो आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो है कंक्लूजन वो खत्म हो जाता है, लाइक वो फॉल्स हो जाएगा। तो डिडक्शन में हम फॉल्स की बात ही नहीं करते, हम वो सारे पॉइंट्स निकाल देते हैं जो हमें हमारी थ्योरी को फॉल्सिफाई कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे भी देखा था कि स्ट्रिक्टली डिडक्टिव रीजनिंग इज ट्रूथ प्रिजर्विंग, इसमें हम फॉल्स वाले सारे जो एक्सियम्स होते हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, सब रिमूव कर देते हैं। इफ वन स्टार्ट्स आउट विद ट्रू प्रीमिसेस वन कैन ओनली डिड्यूस ट्रू कंक्लूजन्स, यही डिडक्शन का काम है ना। सो स्टार्टिंग विद अ थ्योरी एंड डिड्यूसिंग प्रिडिक्शंस कैन बी स्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमिस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Popper shows that we cannot prove that theory is true. अब यहाँ पे नॉर्मली तो हम यही करते हैं कि अगर हमने कह दिया कि जी all men are mortal, all men are mortal, ठीक है, फिर हम कहते हैं Socrates is a man, that means therefore Socrates is mortal, ठीक है। आप एक जेनेरिक से पर्टिकुलर की तरफ आए हैं, तो इसमें हमने क्या कहा, हमने इसमें ट्रू ही की बात की, हमने प्रूव ही किया, हमने ये नहीं कहा कि हमने मोरिस पोनेंस को ही अपनाया है, हमने मोरिस टॉलेंस को नहीं अपनाया। लेकिन कार्ल पॉपर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मोरिस टॉलेंस को वो लेके चले हैं, ठीक है, और इस फिनोमेना पे उन्होंने कहा कि हम थ्योरी को कभी भी ट्रू प्रूव नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टनली शो दैट द प्रेडिक्शन इज फॉल्स। थ्योरी को हम नहीं प्रूव कर सकते या डिसप्रूव कर सकते, हम ये बता सकते हैं कि जो उसकी प्रिडिक्शन ली गई हैं दे कैन बी फॉल्स। साइंटिस्ट टेस्ट ऑन वन ऑफ दीज प्रिडिक्शंस एंड फाइंड्स आउट दैट इट इज़ नॉट ट्रू, उसमें से कोई भी आप प्रिडिक्शन लेंगे और उसको आप फाइंड आउट करेंगे कि ट्रू नहीं है। सो ही यूजेस मोरिस टॉलेंस टू कंक्लूड दैट द थ्योरी कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये डिसप्रूव कर रहे हैं, ये डिसकन्फर्मिंग वाला फिनोमेना इन्होंने अपनाया है, इन्होंने अफर्मेशन वाला नहीं अपनाया, इन्होंने मोरिस पोनेंस नहीं अपनाया। मोरिस पोनेंस ऑलरेडी बहुत सारे लोग करते रहे, बट ही यूज समथिंग डिफरेंट, इन्होंने मोरिस टॉलेंस यूज किया एंड ही सेड इफ द थ्योरी इज ट्रू देन द प्रेडिक्शन इज ट्रू, ठीक है। सो द प्रेडिक्शन इज नॉट ट्रू देयरफॉर द थ्योरी इज नॉट ट्रू, मोरिस टॉलेंस। द की फीचर ऑफ पॉपर थ्योरी इज क्रिटिकल टेस्टिंग, ये जो क्रिटिकल टेस्टिंग है ना, वो टेस्ट से गुजारते हैं हर थ्योरी को और फिर देखते हैं
कि वो थ्योरी जो है वो कितनी ज़्यादा जो है फॉल्सिफाई हो, जितनी वो फॉल्सिफाई होगी ना और जितनी वो टेस्ट पे पूरा उतरेगी, जितनी बार वो टेस्ट होगी उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि वो थ्योरी जो है सर्टेन नॉलेज हमें दे सके. So in order for critical testing to give valid results, the theory to be tested must be free from any looseness. So he listed out 4 criteria, या जिसको हम कहते हैं levels of evaluation, for determining whether the proposed theory is sufficiently tight to be admitted as a scientific theory. अब हम वो 4 देखते हैं criteria क्या है. Excuse me. The first one is the logical comparison of the conclusion. आप पहले जितने भी conclusions उनका logical comparison करते हैं आपस में, ठीक है, उनकी internal consistency देखते हैं. Then logical form of theory, whether it has the character of an empirical or scientific theory. Tautological. फिर आप क्या करते हैं, theory would constitute a scientific advance. जो scientific advance क्या है कि जिसमें आपके पास various tests आते हैं, ठीक है, टेस्ट एंड ट्रायल से उसको गुजारते हैं, तो क्या वो सारे टेस्ट एंड ट्रायल पास कर सकती है. टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी बाय वे ऑफ एम्पिरिकल एप्लीकेशंस ऑफ द कंक्लूजन, ठीक है. आपने ये बहुत सारे टेस्ट करने हैं, लॉजिकल फॉर्म ऑफ थ्योरी देखना है, उसका साइंटिफिक एडवांसमेंट करना है, फिर उसको वे ऑफ एम्पिरिकल एप्लीकेशन से आपने उसका कंक्लूजन निकालना है और देखना है कि वो इतने सारे टेस्ट जो हैं वो पास करती है कि नहीं करती, इसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है. ये उन्होंने 4 क्राइटेरियाज बताए. So Popper admits only the theory is capable of being tested by experience. If the form of theory is such that its basic statements simply don't correspond to experience or are otherwise not testable, जो experience की होंगी वही testable होंगी ना, ठीक है. For example, swans की बात हम करते हैं, तो swans क्या है, we can experience swans, हम देख सकते हैं, हम उन्हें experience करेंगे, हम test करेंगे तो हमें पता लगेगा. So अगर swans की कोई theory आती तो it's testable, then that theory does not qualify as empirical scientific. जो not testable होंगी ना वो तो of course आप उनको नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब उसको टेस्ट नहीं, जो चीज़ टेस्ट नहीं हो रही तो आप उसकी वैलिडिटी को येस और नो में या नहीं बता सकते कि वो साइंटिफिक थ्योरी है कि नहीं. लेकिन पॉपर कहते हैं कि जो चीज़ सिर्फ टेस्ट हो सकती है ओनली दैट कैन बी assumed as कि वो आपका साइंटिफिक नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है. It may be some other kind of theory that, but it is definitely not to be considered scientific. ठीक है, जो चीज़ टेस्ट नहीं हो रही वो कुछ और तो हो सकती है बट वो साइंटिफिक नहीं हो सकती. For a theory to be scientific, it must be testable. ठीक है, ये उन्होंने आखिरी बात कर दी कि for a theory to be scientific, it must be testable. टेस्टेबल हो सकती है तो theory साइंटिफिक होगी. So the task of formulating an acceptable definition of the idea of an empirical sense is not without its difficulty. Some of these arise from the fact that there must be many theoretical systems with a logical structure very similar to one, which at any particular time is the accepted system of empirical science. The situation is sometimes described as saying that there is a great number of logically possible worlds. Yet the same system called empirical science जिस सिस्टम से आप टेस्ट एंड ट्रायल से गुजार रहे हैं उसको empirical science कहते हैं. The real world or the world of our experience. In order to make this idea a little more precise, we may distinguish 3 requirements which our empirical theoretical system will have to satisfy. ठीक है, further आपके पास 3 system में जो है ना empirical theoretical system के आपके 3 requirements आ जाती हैं. The first one is it must be synthetic so that it may represent a non-contradictory possible world, ताकि आप उसको possible world से जो है experience करके बता सकें. It must satisfy the criterion of demarcation. It must not be metaphysical. आप उसको demarcate तो कर सकें. Must represent a world of possible experience. वही बात है कि experience करेंगे तो ही आप उसको test कर सकेंगे. And thirdly, it must be a system distinguished in some way from other such systems as the one which represent our world of experience. Okay? It must be a system distinguished in some way from other such systems as the one which represents our world of experience. उससे distinguish करना चाहिए जो हमारे world of experience का दिख रहा है representations है. So ये 3 तरह के, इसी तरह से हम test कर सकते हैं via experience.
नाउ ये फाइनली छोटा सा एक वो है कि आपके पास एक फ्लो चार्ट कह लें, माइंड मैप से कह लें कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, कुछ भी है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन पी आता है, आपने उसको टेस्ट करना है, आपने प्रिडिक्शंस बनानी है उस पर, ठीक है। सो इफ पी, व्हाट शुड वी ऑब्जर्व, इफ नॉट पी, व्हाट शुड बी, अब दो तरह की आपने बनानी, पी एंड नॉट पी, ठीक है। तो you need to make observation, look in a particular for data that show p must be false। आपने ट्रू की तरफ नहीं जाना, अगर अपनी साइंटिफिक थ्योरी को करना है ना, चेक करना है, उसको टेस्ट करना है, तो जब आप साइंटिफिक थ्योरी को टेस्ट करेंगे यू नीड टू चेक इट्स फॉल्सिबिलिटी। तो आपने फॉल्स की तरफ जाना है कि आपने वो प्रोडिक्शन देनी है जिसको फॉल्स प्रूव करी है। तो प्रोडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस डोंट मैच। अगर ये प्रोडिक्शन और ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑब्जर्वेशन आपने बनाई है, ये प्रोडिक्शन बनाई, अगर ये मैच ही नहीं करी तो P फॉल्सिफाइड हो गया, P फॉल्स हो गया, खत्म हो गया काम, फाइंड अ न्यू हाइपोथेसिस टू गो अगेन। अगर प्रोडिक्शंस और ऑब्जर्वेशन मैच करती हैं, फिर आपने P को टेस्ट करना है, फिर आपने प्रोडिक्शंस बनानी है, फिर आपने ऑब्जर्वेशन बनानी है, फिर मैच करेंगी, फिर ये चले। तो इट्स सर्कुलर प्रोसीजर, साइक्लिक प्रोसीजर है। जब तक आप उसको फॉल्स नहीं कर लेते, तब तक आप बनाते रहेंगे। और एक वो टाइम आएगा अभी इस टाइम में आके जब वो बिल्कुल भी फॉल्स नहीं होगी, तब यू कैन से कि हाँ दैट इज अ सर्टेन ट्रूथ, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी आ गई है इसमें, एंड फर्दर वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। So this was all about Karl Popper fallibilistic method. I hope you guys understand. कोई query हो, कुछ भी हो, you can ask me anytime. Thank you so much.